नमस्कार। इस सत्र में हम ऑटिस्टिक छोटे बच्चों के लिए दैनिक जीवन की गतिविधियों या एडीएल में आत्मनिर्भरता के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडीएल क्या है। तो एडीएल या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग यानी दैनिक जीवन की गतिविधियाँ खुद की देखभाल से संबंधित बुनियादी कार्य हैं, जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अपने मौजूदा माहौल में खुद की देखभाल करता है। कुछ कुशलताओं में आमतौर पर विविध प्रकार के कार्य शामिल हैं, जैसे कि कपड़े पहनना, खाना, सजना संवरना, नहाना, टॉयलेट जाना आदि। दैनिक जीवनचर्या के लिए इन कुशलताओं को प्रोत्साहित और विकसित करना जरूरी है। यह सब बच्चे के बढ़ने और जहाँ तक संभव हो सके आत्मनिर्भरता के साथ जीने के लिए अवसरों का निर्माण करने के लिए भी बहुत जरूरी है। इन कुशलताओं को सीख लेने के बाद यह स्थापित दिनचर्या हो जाता है, जिन्हें ऑटिज्म वाले बच्चे बिना किसी मदद के खुद ही करने लगते हैं। अब आइए यह देखें कि ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए जितना जल्द से जल्द संभव हो सके एडीएल में आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह उन्हें उपलब्धि का एहसास कराता है जो अडैप्टिव बिहेवियर से जुड़ा होता है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिन्हें ऑटिज्म से संबंधित संवेदी परिवर्तन की समस्याएं हैं। दूसरा, यह ऑटिज्म वाले व्यक्तियों के वयस्क होने के सकारात्मक आदान प्रदान और आत्मनिर्भरता से संबंधित है। इस सब के अलावा पेरेंटल स्ट्रेस, परवरिश से संबंधित तनाव में कमी। जब ऑटिस्टिक बच्चों को दैनिक जीवन की गतिविधियां सिखाई जाती हैं, अधिकांश ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता शुरुआती चरण में बार बार बच्चे के आसपास आकर उनकी खुद से देखभाल करने के दिनचर्या में मदद करने लगते हैं और बाद में यह अभिभावक और बच्चे दोनों के लिए कठिन लगने लगता है। याद रखें, बच्चों को ये सारी कुशलताएं सिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑटिज्म वाले बच्चे आपकी नकल करके या महज आपको करते हुए देखकर इन कुशलताओं को नहीं सीख सकते। तो अब सवाल उठता है कि ऑटिज्म वाले बच्चों में एडीएल की कौन सी चुनौतियां हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाए। क्योंकि खुद से देखभाल करने की दिनचर्या एक पैटर्न में ढले व्यवहार होते हैं, इसीलिए ऑटिज्म वाले बच्चे अनेक कुशलताओं को अक्सर खुद ही सीख और कर लेते हैं। फिर भी ऑटिज्म वाले बच्चों के माता पिता के लिए ये कुशलताएं सिखाना कठिन होता है। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले ऑटिज्म से संबंधित सेंसरी मॉड्यूलेशन की समस्याएं। ऑटिज्म ज्यादातर सेंसरी प्रोसेसिंग के विकार से जुड़ा होता है। इस कारण से उन कुशलताओं को सीखने और सेंसरी अनुभवों को सहन करना सचमुच मुश्किल हो जाता है। ऑटिज्म वाले बच्चे खुद की देखभाल से जुड़े हुए कार्य करते हुए अपने शरीर और वातावरण से जो संवेदी जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग योग्यता पूर्वक नहीं हो सकते हैं। यानी कुछ बहुत संवेदनशील हो सकते हैं तो कुछ को ज्यादा इनपुट की जरूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, खिलाने के लिए खाने के बुनावट को सहन करने की जरूरत होती है। भोजन को अलग अलग स्वाद, चबाने के समय ऑरोमोटर यानी मुख चालन अनुभवों की, खाद्य पदार्थों की टेम्परेचर सहन आदि आदि की जरूरत होती है। फिर कपड़े पहनने में कपड़ों की बुनावट, त्वचा और कपड़ों के बाहों के किनारों की रगड़, कमर पर लगे इलास्टिक की पट्टी का कसाव आदि को सहन करने की जरूरत होती है। याद रखें, कपड़ों के प्रति संवेदनशीलता बच्चे का कपड़ों की पसंद से अलग होती है। नहाने के पानी के तापमान, त्वचा पर साबुन के स्पर्श के अनुभवों, साबुन की गंध और तौलिए या वॉश क्लॉथ के एहसास के प्रति सहनशीलता की जरूरत होती है। इसके अलावा बाल धोने के समय पीछे की ओर झुककर आँखों को बंद करना संवेदी संतुलन के लिए डरावना हो सकता है। टॉयलेट की क्रिया के लिए टॉयलेट टिश्यू से पोंछने, शायद पानी के स्प्रे का एहसास, टॉयलेट की गंध और पानी फ्लश करने की आवाज के अनुभव की जरूरत होती है। दूसरा, संचालन और अभ्यास की कठिनाइयाँ। खुद की देखभाल से जुड़ी गतिविधियाँ करने की प्रक्रिया में सारे कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संचालन और अभ्यास संबंधी कुशलताओं की भी जरूरत होती है। इसीलिए कुछ बच्चों के लिए जो कठिनाई होती है वह अपर्याप्त सूक्ष्म संचालन कुशलताओं, खराब समन्वय, संतुलन की समस्या और आदत की समस्याओं के कारण हो सकती है। यह कुशलताएं बटन लगाने, जिपर लगाने, टूथपेस्ट के ढक्कन खोलने, सही पकड़ के साथ हो सकती है। एक और समस्या संचार की समस्याओं के कारण हो सकती है। स्वयं की देखभाल करना सीखने में मौखिक निर्देशों का अनुसरण शामिल है, जो ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। साथ ही ग्रहणीय और भावबोधक भाषा के साथ कठिनाइयों के कारण स्वयं की देखभाल से संबंधित अपनी जरूरतों को समझने और बताने में कठिनाई हो सकती है। माहौल के बदलाव का डर। ऑटिज्म वाले बच्चे स्वयं की देखभाल से जुड़े कार्यों को करते समय सामान्य माहौल और नियमित दिनचर्या में बदलाव का प्रतिरोध करते हैं, क्योंकि इससे उनमें चिंता का स्तर बढ़ जाता है। कभी कभी यह कमरे में व्यवस्थाओं की रूपरेखा में बदलाव या नए लोगों या चीजों की मौजूदगी या परिचित लोगों की अनुपस्थिति भी हो सकती है, और कभी कभी यह महज किसी गतिविधि के क्रम चरणों में बदलाव के कारण भी होता है। मोटिवेशन, प्रेरणा।
ऑटिज्म वाले बच्चे सामाजिक प्रतिक्रिया से प्रेरित नहीं भी हो सकते हैं। सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके के अनुसार सजना संवरना उनके लिए आत्म प्रेरणा का स्रोत नहीं भी हो सकता है। विभिन्न गतिविधियां सिखाने के पहले ऑटिज्म वाले बच्चे और उनकी प्राथमिकताओं एवं सहनशीलता को जानना बहुत जरूरी है। ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए एडीएल में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की रणनीतियाँ। अब आइए हम ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए एडीएल में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियों पर गौर करें। सबसे पहले टास्क एनालिसिस, कार्य का विश्लेषण, यानी इसका सरल अर्थ है कार्य के चरणों को आसान छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना। ऑटिज्म वाले बच्चों को एक एक करके और श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुशलताओं को सीखना आसान लगता है। साथ ही अभिभावकों को भी इसे सिखाने के तौर तरीकों और कार्य की प्रगति को जानने में आसानी होती है। एक उदाहरण देखिए, हाथों को धोना एक नियत कार्य है। हम इस कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांट सकते हैं, जैसे कि सिंक तक जाना, नल खोलना, हाथों पर अच्छी तरह पानी बहाना, नल बंद करना, साबुन या हैंड वॉश लिक्विड लगाना, हाथों को 5 से 10 सेकंड तक रगड़ना, वापस नल खोलना, हाथों से साबुन को अच्छी तरह धोना, नल बंद करना और हाथों को सुखाना। हम एक बार में इस कार्य का एक चरण पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि आप जब गति प्राप्त कर लेते हैं तब अगले स्तर की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखिए, बच्चा कभी कभी अपेक्षा से ज्यादा समय लगाता है, लेकिन इससे परेशान नहीं होना चाहिए। हर एक प्रयास अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक और रणनीति दृश्यात्मक विजुअल योजनाओं की भी हो सकती है। दृश्यात्मक योजना तस्वीरों, रेखा चित्रों या संकेत चिन्हों, टेक्स्ट या किसी दूसरे विजुअल फॉर्मेट का क्रम होती है, जिन्हें बच्चों को दिखाकर बताया जाता है कि यह सब कैसे करना है। ऑटिज्म वाले अनेक बच्चों में सुनकर सीखने की तुलना में देखकर सीखने की कुशलता ज्यादा मजबूत होती है। इसीलिए एक दृश्यात्मक गाइड होने से, जिसमें किसी कार्य का प्रत्येक चरण दिखाया गया हो, कार्य ज्यादा आसान हो जाता है। अगर संभव हो तो इन दृश्यात्मक योजनाओं को उचित वातावरण में रखना, जहाँ बच्चे अपना कार्य करते हैं, और भी बेहतर होगा। आप अपने हर गतिविधि के चरण को पूरा करते हुए अपने बच्चे के चित्रों का प्रयोग करके दृश्यात्मक योजना को व्यक्तिपरक बनाने का विचार भी कर सकते हैं। एक रूटीन बनाना या दिनचर्या बनाना, किसी कार्य में कितना वक्त लगेगा इसका पता नहीं होना ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए काफी तनावपूर्ण हो सकता है, विशेषकर उनके लिए जिनके साथ सेंसरी मॉड्यूलेशन की समस्या है। इसलिए पूरे दिन के लिए एक सेल्फ केयर रूटीन बनाने की कि किस चीज के बाद क्या करना है और एक समय सीमा तय करने से इन बच्चों को कार्य का पूर्वानुमान करना और योजना बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही यह संज्ञात्मक मांग में कमी करता है और अंततः आदत बन जाता है। प्रगति के लिए रोजाना कार्य के अभ्यास में निरंतरता जरूरी है। संरचित वातावरण, कोई गतिविधि सिखाने के लिए शुरुआत में एक सुव्यवस्थित वातावरण की जरूरत होती है। एक बार जब बच्चा सीख जाता है तब हम उसे अर्ध संरचित या असंरचित वातावरण में बदल सकते हैं, जिससे कि बच्चा कुशलताओं को अलग अलग बांटने में समर्थ होगा। सामाजिक घटनाओं के विवरण स्पष्ट चित्रण के साथ सामान्य कहानियाँ हैं, जिन्हें ऑटिज्म वाले बच्चों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यथोचित व्यवहार और प्रतिक्रियाएं विकसित करने में मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के विवरण ऑटिज्म वाले बच्चों को किसी खास कार्य के बारे में पढ़ने और बात करने के लिए ज्यादा अवसर देने तथा बच्चे से क्या क्या अपेक्षित है इसे समझाने के लिए सहायक हो सकते हैं। यह उन्हें संपूर्ण कार्य का एक विचार मुहैया कराता है और तैयार होने तथा तनाव कम करने में मदद करता है। सामाजिक घटनाओं के विवरण बच्चे के लिए अगर उन्हें किसी कार्य के अनुकूलन की जरूरत है तो संचार करने का अवसर भी प्रदान करता है। प्रबलन, बच्चों को पुरस्कृत करने से उन्होंने अच्छी तरह क्या किया इस विषय में प्रतिक्रिया प्राप्त होगा और उन्हें अगले चरण में सफल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि आप जिस कुशलता पर फोकस कर रहे हैं वह आपके बच्चे के लिए एक सकारात्मक अनुभव है। यह पुरस्कार कुछ भी हो सकता है जिसे बच्चा पसंद करता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम एक चरण या कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद पुरस्कार दें और यह निर्दिष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप अपने टूथब्रश पर टूथपेस्ट कैसे लगाते हैं यह मुझे अच्छा लगता है, यह कहा जा सकता है। पिछले कार्यों की श्रृंखला बैकवर्ड चेनिंग तब काम आती है जब एक से अधिक चरण वाले कार्य को एक बार ही पूरी तरह सीखना काफी कठिन होता है। बच्चे को सिखाने में किसी कार्य का अंतिम चरण सबसे पहले बताने से उन्हें उपलब्धि का एहसास विकसित करने में मदद होगी और यह उन्हें चरणों को दोहराने के लिए प्रेरित बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, टी शर्ट पहनने के लिए आरंभ में आप उन्हें बाहें डालने तक इसे पहनने में मदद करें और इसके बाद बच्चे से खुद ही टी शर्ट को नीचे खींचने को कहें और इसके लिए पुरस्कृत करें, उनकी प्रशंसा करें। भूलने पर याद दिलाना, साथ ही हम कोई कुशलता सिखाने के लिए बच्चे का हाथ पकड़कर बताने, मॉडलिंग, स्मरण दिलाने के लिए संकेत करने या बोलकर याद दिलाने जैसे शारीरिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन बच्चा जैसे जैसे अपनी स्वतंत्र कुशलताओं के साथ बेहतर करता जाता है तब समय के साथ याद दिलाने में कमी करते जाएं।
कहने का अर्थ यह है कि शुरुआत में हम उन्हें एक कुशलता सिखाने के लिए शारीरिक और मौखिक रूप से सहायता कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसे कम करते जाएं और जैसे ही बच्चा यह सीख जाता है, शारीरिक रूप से याद दिलाना बंद कर दें। इसके बाद केवल मौखिक रूप से सहायता करें और एक बार जब ये इसके साथ अनुकूल हो जाए, तब धीरे धीरे मौखिक रूप से सहायता करना भी बंद कर दें। याद रखने योग्य बातें, वास्तविकता और अपने बच्चे की क्षमता के अनुसार लक्ष्य तय करें। अपने बच्चे के साथ मिलकर लक्ष्य बनाएं और जरूरी लगे तो माहौल के साथ ढलने की कोशिश करें। बच्चे के साथ निरंतरता और धैर्य बनाए रखें। रूटीन और निरंतरता आपके बच्चे के लिए सीखने का माहौल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जहां वे सीखने से संबंधित जरूरी जोखिम लेने के प्रति सुरक्षित और प्रेरित महसूस कर सकें। एक और सत्र में हम आत्मनिर्भरता में सुधार के लिए विशिष्ट और कुछ सामान्य रणनीतियों और अनुकूलन में एडीएल के प्रत्येक क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।